नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी है रोक। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। मुख्य सचिव ने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है पत्र। राधा रतूड़ी ने पत्र में की सहयोग करने की अपील। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को रवाना ना किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब 10 जून तक ये रोक रहने वाली है। हालांकि भीड़ लगातार बढ़ रही है चारों धामों में और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को भी यह पत्र लिखा है, जिसमें उनसे सहयोग की अपील भी की है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? मुख्य सचिव ने एक लेटर भी लिखा है अन्य राज्यों के सचिवों को और सहयोग की अपील की है। जी सर, बिल्कुल। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भीड़ को लेकर कोई दिक्कत ना हो, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जो वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई थी 31 मई तक, उसे और आगे बढ़ा दिया गया है और इस रोक को आगे बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया गया है। क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है, कोई भी वीआईपी दर्शन करने के लिए आता है, तो ऐसे में उस वीआईपी की व्यवस्था के लिए बनाने के लिए या उसका प्रोटोकॉल जो होता है उसे पूरा करने के लिए ऐसे में करना पड़ता है। तो ऐसे में जो अन्य श्रद्धालु यहाँ को पहुंच रहे हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई दिक्कतें आ जाती हैं और अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस बार जिस तरीके से पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार शुरुआती दौर में भी जो है यात्रा के बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसी के देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बार फिर जो है अन्य प्रदेशों के सचिवों को पत्र जारी किया है और कहा है कि फिलहाल जो मान्य है या जो वीआईपी है उनको यात्रा से अभी बचना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में कोई भी अव्यवस्था ना हो, किसी श्रद्धालु को किसी वीआईपी की वजह से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो इसको लेकर ये फैसला लिया गया है और 10 जून तक जो है अब वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। अच्छा अरुण, क्या माने अभी कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और क्या जो लोग पहुंच रहे हैं काफी लंबे समय से यहाँ पर रुके थे, क्या उनको रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो पा रहा है अब ऑफलाइन? जी सर, देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में बात की जाए तो जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी बंद है और ऐसे में जो है अब हम्म। काफी दिनों तक जो है यात्री यहाँ पर रुके हैं और ऐसे में कई यात्री ऐसे भी है जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में जिन्हें 5-5 दिन के लिए जो है रुकना पड़ रहा है, 4 दिन के लिए रुकना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो श्रद्धालु यहाँ से वापस भी लौट रहे हैं। और अभी तक की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट चुके हैं। तो इसको लेकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हालांकि अभी बंद है, लेकिन आगे किस तरीके से सुचारू की जाती है, मुख्य सचिव की तरफ से पत्र में यह भी कहा गया है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर बिना पंजीकरण के ना आए। तो ऐसे में ये भी खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में आगे किस तरीके से जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जहां आजकल गर्मी की तपिश बढ़ने से तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा रहा है, वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बारिश की हल्की फुहारों में तीर्थयात्रियों को काफी सुकून मिल रहा है। वहीं बीते दिनों दोनों धामों में हल्की हल्की बारिश की बौछारें से जहां श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत पहुंची है, वहीं बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों में भी हल्की बर्फबारी ने मौसम और खुशनुमा बना दिया है। इस मौके पर तीर्थयात्री छाते और रेनकोट के लिए बद्री केदार धाम के मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए भी नजर आए। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 3,25,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भी तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। उत्तरकाशी के धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा के पास एक यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ जा रही थी। वहीं बस पलटने से बस में सवार कई लोगों को सामान्य चोटें आई। बाकी सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
बता दें कि बस में कुल 45 लोग सवार थे, जिसमें से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। लोकसभा चुनाव देश में जारी है। ऐसे में हर कोई 4 जून का यानी कि मतगणना का इंतजार कर रहा है। वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का यह दावा है कि 4 जून को चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। बीजेपी का जो टारगेट है उसको बीजेपी पूरा करेगी। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 जून का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि आप भी तमाम विधानसभाओं में घूमे, किस तरह का ये आया रिस्पांस और क्या जनता चाह रही है, क्या है जनता का मूड? उत्तराखंड की जनता का मन तो आप लोगों ने भी देखा है कि 5 की 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता ने जिताया है। उसके पश्चात पार्टी ने मुझको एक छोटी सी जिम्मेवारी सौंपी थी दिल्ली में पूर्वी लोकसभा पे, तो मैं वहाँ रहा और अधिकांश दिल्ली के कार्यकर्ताओं से, आम जनता से मिलने के पश्चात ये तय है कि दिल्ली तो देश की राजधानी है और वहाँ की जो जनता है उसकी बौद्धिक क्षमता हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो वहाँ आम जनमानस में भी कई सेंटर पर हमने खुद जाके बात की, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन के नहीं, एक आम व्यक्ति के नाते हमने बात की। तो आम जनता का ये कहना है कि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है और ये हिंदुस्तान के भविष्य को मोदी के हाथों में सौंपना है। इस नाते लोगों ने दिल्ली में भी 7 की 7 सीटों पे कमल के फूल पे वोट डालकर लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये तय है कि जो मोदी जी ने स्लोगन दिया है अब की बार 400 पार, निश्चित ही ये पूरा होने जा रहा है और मुझे तो लगता है कि 430 से भी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कल आपको एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं पोलिंग मतदान होने के पश्चात ये चीज़ें स्पष्ट आपको कल दिखाई पड़ेंगी कि जनता ने कितने अच्छे मन के साथ एनडीए को वोट डाला है प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। अच्छा सर, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर पिछली 2 बार से आपके लोग रहे हैं, आप ही को समर्पण रही है वो 5 सीटें, इस बार का क्या कुछ आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस का भी साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोगों की काफ़ी मेहनत रही है, बड़े स्टार प्रचारक उन्होंने भी मैदान में उतारे थे और कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि हम भी 2 से 3 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्षी हैं, हमारे प्रतिपक्ष हैं और वो क्यों नहीं कहेंगे जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएगा, चुनाव चलेगा तो वो क्यों नहीं कहेंगे हम जीत रहे हैं, बल्कि वो तो कम बोल रहे हैं, उनको तो बोलना चाहिए हम 5 की 5 जीतेंगे। बोलने में दिक्कत क्या है? और जब आदमी फाइट करने आता है तो पहले से अपने आप को हारा हुआ क्यों माने? प्रतिपक्षी हैं, राजनीतिक दल हैं और देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उनको कहना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ है। इसे 75 साल में लगभग 60 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। तो 60 साल में देश को लूटने का जो काम किया है ये भले भूल जाएं, लेकिन देश की जनता कभी नहीं भूल सकती कि इस पार्टी के नेताओं के कपड़े धुलते थे लंदन में और पेरिस में प्रेस होते थे और इनके घर के जो बच्चे हैं जो आज शहजादे बने हुए हैं देश के, इनका जन्मदिन भी हेलीकॉप्टर में मनाया जाता था उस समय जब देश की जनता को खाने के लिए अनाज के दाने नहीं मिलते थे। तो इनके किए हुए पाप ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए देश की जनता ने तय किया है कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, प्रत्येक क्षेत्र में लोगों ने मोदी को पसंद किया है और देश के भविष्य को लोगों ने मोदी जी के हाथों में सौंपा है। इससे नाते लोगों ने मतदान कमल के फूल पे किया है, एनडीए को वोट दिया है ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके। अच्छा, इंडिया गठबंधन को आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं इस पूरे माहौल में जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन ये नाम रख देने से कोई इंडिया नहीं हो सकता। ये इंडिया पहले से ही है, ये तो इंडी गठबंधन है। इंडी यानी इंड हो गया, इनका एंड हो गया, ये एंड है, कहीं कुछ नहीं है। और इसमें वो लोग हैं जिन्होंने हजारों कार्यसेवकों पे गोली चलवा के अयोध्या जी में कार्यकर्ताओं की हत्या की। क्या वो लोग इंडिया नाम रखने से क्या लोग उनके पापों को भूल जाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने जो देश को लूटने का काम किया, क्या इनके पापों को देश की जनता कभी भूल जाएगी? लालू यादव जो आम जनता को वहाँ गरीब बना दिया और जानवरों का ही चारा खा गए, जेल काट के आए,
क्या उनके पाप को लोग भूल जाएंगे? नवरात्रि में मांस का उपयोग कर रहे हैं ये, क्या लोग इस बात को महसूस नहीं करते? इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग महसूस नहीं करते कि हमारी सनातन परंपरा को ये खंडित कर रहे हैं, सनातन के विपरीत जा रहे हैं? कौन से देश की संस्कृति को हमारे युवाओं के अंदर ये युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं? ये कौन से युवा हैं? ये वो युवा हैं जो सनातन को खंडित करेंगे। तो ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है और इंडी गठबंधन का एंड हो चुका है। 4 जून को ये आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे। और कौन सा गठबंधन? अरे आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को गालियां दे रही कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, ये भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बोल रही है कि ये लुटेरों की पार्टी है, इनका काय का गठबंधन? तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। जनता को ये बहुत कम आंक रहे हैं। जनता इनके पापों को कभी नहीं भूल सकती और इन सब के इनके करैक्टर को देखते हुए जनता ने मन बनाया है कि हिंदुस्तान के भविष्य को मोदी जी के हाथों में सौंपना है। अच्छा सर, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में, किस रूप में आप देख रहे हैं और कितना तैयार हैं आप लोग निकाय चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख लेवल से पार्टी पे काम करती है। तो ये पार्टी चुनाव के लिए कोई सा भी चुनाव हो हमेशा तैयार रहती है। इसके कार्यकर्ता जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो पन्ना प्रमुख लेवल से बूथ लेवल पे काम करती हो, तो इसके लिए चुनाव कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो टारगेट हम लेकर के चले हैं इस बार देश में 400 पार का, उसको हम पूरा करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे डबरानी के पास चट्टान गिरी है। चट्टान में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना। डीएम से बचाव टीमों को मौके पर भी डीएम ने पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक चट्टान गिरी और चट्टान में कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना मिली है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, आपको बता दूं कि ये डबरानी के पास जो है अभी चट्टान गिरी है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। क्योंकि वो एरिया ऐसे हुआ नेटवर्क नहीं है, फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पा रहे कि वो लोग कौन है, गाड़ी के ऊपर गिरा क्या। लेकिन थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग कौन थे और कितने लोग घायल हुए। लेकिन ये जो है यह कि चट्टान गिरी है और कुछ लोग वहाँ पे दबे हुए हैं। एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस जो वहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन जो अभी सूचना ये नहीं कि कितने लोग दबे हैं। जी अच्छा, क्या डीएम की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, डीएम उत्तरकाशी ने जैसी ये सूचना मिली, उन्होंने तत्काल जो यहाँ पे बचाव दल की टीम है उनको वहाँ के लिए जो है बिल्कुल रवाना दिया और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनको जो है तुरंत जो है इनका रेस्क्यू किया जाए और तुरंत इनको जो है अस्पताल पहुंचाया जाए। तो ऐसे में मौके पर क्या एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को भी भेज दिया गया है और अभी क्या कुछ हालात बताए जा रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ से डॉक्टरों की टीम, बटवारी से डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस से वहाँ पे निकल चुकी है। लेकिन वो एरिया ऐसा है वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर सकता, इसलिए जो संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना कंफर्म है कि वहाँ पे टीम पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी जो है जो लोग दबे उनका रेस्क्यू कर ले जाएगा। जी लेकिन दीपक, इन दिनों बड़ी संख्या में लोग गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं और ऐसे में बड़ी यात्रा चल रही है, तो कहा जा सकता है कि इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वो जगह है, यहाँ पे कुछ दिनों पिछले साल भी यहाँ पे जो गाड़ी के ऊपर जो पत्थर आए थे, वहाँ पे कई लोग जो है चोटिल हो गए थे और आज फिर जो है यहाँ पे घटना घटी है। लेकिन मतलब जो यहाँ पे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हो सकते हैं वहाँ पे जो बिहारों के मजदूर काम कर रहे थे, वो लोग वहाँ पे दबे हो सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो ये लोग कौन है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चुनावी सरगर्मियां के बीच यहां से ओएनजीसी शिफ्टिंग का मुद्दा भी गर्मा गया है। ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका ओएनजीसी शिफ्ट करने का विरोध कर रही हैं। सभी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार से इस पर बातचीत कर ओएनजीसी को दिल्ली शिफ्ट करने से रोका जाए। अब इस तरह की सोच को हटा दिया, केवल ओएनजीसी की शिफ्टिंग नहीं, एक सोच की शिफ्टिंग है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में देहरादून में हुई थी। देहरादून में ओएनजीसी की स्थापना में तेल पुरुष कहलाए जाने वाले केशव दत्त मालवीय की बड़ी भूमिका रही। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ओएनजीसी के विभागों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई।
और यहाँ से ओएनजीसी के कई विभाग दिल्ली शिफ्ट कर दिए गए। अब यहाँ से कर्मचारियों ने ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से दिल्ली शिफ्ट होने का अंदेशा जताया है, जिसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस शिफ्टिंग को रोकने की मांग की है। इन कर्मचारियों का कहना है कि पहले यहाँ कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक थी, जो घटकर अब मात्र 1350 रह गई है। यही नहीं, इन 1350 कर्मचारियों में 1200 के लगभग कर्मचारी संविदा पर हैं। ऐसे में ओएनजीसी का मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट होगा तो इनकी नौकरी पर खतरा पैदा हो सकता है। अब ओएनजीसी की शिफ्ट के विरोध में कर्मचारी ट्रेड यूनियन ईटक खड़ा हो गया है। 2000 से ये प्रक्रिया निरंतर बहुत तेज़ी से चल रही है और उसमें बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट जो हैं दिल्ली में स्थानांतरित हो गए और यह जो है मुख्यालय था, उत्तराखंड का की शान थी, उत्तराखंड का एक मुकुट था ओएनजीसी मुख्यालय यहाँ पर। तो हमारे जो केशव देव मालवीय जी थे, जो तेल पुरुष के नाम से कहलाए जाते थे, तो उनकी भी एक बहुत सोची समझी एक अच्छी वो रही होगी विचारधारा कि हम उत्तराखंड को क्या दे सकते हैं, इस देवभूमि को क्या दे सकते हैं। तो उस आधार को मानते हुए, यहाँ के प्रकृति को, यहाँ के सौंदर्य को और यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए उन्होंने जो है इसको मुख्यालय घोषित किया था। और इसको अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ से सबसे पहले तो जो अस्थाई कर्मचारी वो तो है ही हैं, उनके साथ साथ धीरे धीरे ओएनजीसी ने जो है यहाँ पर अस्थाई पद जो है रिक्त नहीं किए और उसको कॉन्टेक्चुअल पे सारे काम दे दिए गए और धीरे धीरे जो पद ओएनजीसी में रेगुलर थे वो संविदा पे दे दिए और आज वहाँ पर जो है हमारी संविदा कर्मचारियों की लगभग 1200 के लगभग हमारी स्ट्रेंथ है। और यदि यहाँ से ये मुख्यालय स्थानांतरित होता तो इसका सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, संविदा कर्मचारियों के पेट पे लात पड़ेगी और उसके बहुत बुरा यहाँ पे स्थिति पैदा हो जाएगी। अचानक ही अभी कुछ महीनों से यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके लिए हमने गेट मीटिंग के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जो है सरकार तक और प्रबंधन तंत्र तक पहुँचाते रहते हैं। अब न जाने कौन सा कारण है, बार बार कुछ चंद अधिकारी अपने निहित स्वार्थों के लिए इसे दिल्ली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कोई औचित्य इसके पीछे नहीं, पर्दे के पीछे से देवभूमि को दिया तो कुछ नहीं। ये सरकार की भी जिम्मेदारी, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कि एकमात्र प्रतिष्ठान नवरत्न में से एक ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है, तो इसमें पेट दर्द क्यों? वहाँ पर 1200 रेगुलर कर्मचारी, 1200 संविदा कर्मचारी हैं। आप रेगुलर अधिकारी तो दिल्ली जाकर बैठ जाएं, कर्मचारी को हिंदुस्तान में फेंक दोगे तो उधर घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन संविदा कर्मचारी 1500 उनका क्या होगा? वो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, उनकी तो नौकरी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या रीजन, तर्क क्या है? पहले भी मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र जी ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से कहकर उस समय चर्चा काफ़ी की थी, तब वो रुका था। अब फिर इसको हमारे यूनियन ने 2 बार धरना दे दिया और वार्निंग भी दे दी कि अगर इस पर कार्रवाई होती है तो आंदोलन होगा, बृहद आंदोलन होगा, वो रुकेगा नहीं। उसमें देहरादून के हर क्षेत्र के हर नागरिक, ट्रेड यूनियन, सब लोग सम्मिलित होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। यह तो ओएनजीसी पेट्रोल मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता से ले। अगर ऐसा करेंगे तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसी कीमत पर ओएनजीसी को यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे। 2018 में ओएनजीसी ने अपना पैन कार्ड देहरादून से दिल्ली शिफ्ट करने का प्रयास किया था। तब कर्मचारियों ने विरोध और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब गुपचुप तरीके से ओएनजीसी के दिल्ली शिफ्ट करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यह ओएनजीसी की शिफ्टिंग नहीं, एक सोच की शिफ्टिंग की जा रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नए स्थानों को विकसित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना देहरादून में की थी। साथ ही करण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड के साथ केंद्र की सोची समझी साजिश है। वहीं इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान में लिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा का कहना है कि उनकी इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात हुई है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस तरह के उपक्रम, इस तरह की सोच को हटा दिए। केवल ओएनजीसी की शिफ्टिंग नहीं, ये एक सोच की शिफ्टिंग है। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर खुलवाया इतना बड़ा, जो पूरे भारत को ही नहीं, विश्व को अपने रिसर्च के बेसिस पे मदद करता था। FRI वो आज ठेका प्रथा में चले गया।
ONGC को शिफ्ट किया जा रहा है। ये सोचिए जिस समय देश आज़ाद हुआ, जिस समय कुछ नहीं था, उस समय नए इलाकों को डेवलप करने का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म कहिए, ये जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। और आज एक ऐसी सरकार बैठी है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। ONGC यहाँ काम करती, उसको करने देते। आपको करना ही था तो नया उपक्रम खोल लेते। आपको, मेरे को समझ में नहीं आता क्या ऐसी नाराज़ी उत्तराखंड जैसे राज्यों से है जिनके पास सीमित संसाधन। आपने ऋषिकेश की दवा फैक्ट्री बंद कर दी, उसको भी बेचने की आप तैयारी कर रहे हैं, और आज ONGC को ले जा रहे हैं। निश्चित ये दुखद है और उत्तराखंड के लोगों के प्राइड को कम करने वाला है। हमारे जो, हमको एक गर्व होता था कि उत्तराखंड में ONGC का हेड ऑफिस है, आज हमारे से इसको छीना जा रहा है। निश्चित ही BJP की इस घिनौनी कार्य के प्रति हम विरोध करेंगे। से धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने आज भी, मैंने प्रेस में देखा है उनका स्टेटमेंट कि वो केंद्र सरकार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे कि ONGC एक बहुत बड़ी संस्था है, रेप्यूटेड संस्था है। टॉप 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड में ONGC का नाम है, और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि ONGC जैसी संस्था उत्तराखंड में है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। ONGC वह संस्थान है जिससे उत्तराखंड को सबसे ज्यादा कर मिलता है। ऐसे में अगर ONGC देहरादून से शिफ्ट होता है तो उससे उत्तराखंड को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।